हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर हमने अब तक भारत के संवैधानिक विकास की 3 चरण पूरे कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने 1919 का अधिनियम, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, जिन्ना के 14 सूत्र तथा सांप्रदायिक पंचायत के बारे में हमने देख लिया था। और लास्ट में जाते जाते मैंने भूमिका बना दी थी 1935 के अधिनियम की। तो आज हम टाइम खराब किए बिना सीधा आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के ऊपर। तो आज जिस एक्ट की हम बात करने वाले हैं वो हमारे लिए है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अंदर जो अधिनियम आता है वो रिजल्ट था हमारे पास गोलमेज साइमन कमीशन की रिपोर्ट का रिजल्ट था, या जो गोलमेज सम्मेलन हमारे पास हुए थे उन गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो श्वेत पत्र जारी किया गया था संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान क्या थे, हम उन सभी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस अधिनियम की प्रस्तावना के अंदर क्या लिखा हुआ था। जैसा कि हमने 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, उसकी प्रस्तावना के अंदर देखा कि पहली बार अंग्रेजों ने ये माना था कि भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार की घोषणा हम करते हैं और हम उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, अर्थात ऐसी सरकार बनाएंगे जो भारतीयों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। यही बात उन्होंने अपने अधिनियम की परिभाषा में लिखी। सेम वो की वो बात बोल रहा हूं दोबारा से, सेम वो की वो प्रस्तावना जो 1919 के अधिनियम की थी ना, वो की वो प्रस्तावना कॉपी एंड पेस्ट की गई थी 1935 के अधिनियम के अंदर। या मैं कह सकता हूं कि यहां पर फिर से भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की प्रस्तावना के अंदर क्या कहा गया है। तो प्रस्तावना में बिल्कुल वो की वो बात कह दी कि हम भारत के लिए उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। भारत के लिए कह दो या भारतीयों के लिए कह दो, कौन सी सरकार भाई? उत्तरदायी सरकार। लेकिन यदि मैं इतिहास की बात करूं या कल की क्लास को हम वापस दोहराएं तो हमने देखा था कि जो लखनऊ अधिवेशन, उनका जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने क्या कहा था? अब हमें उत्तरदायी सरकार नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस अधिनियम की आलोचना होती है कि हम तो पूर्ण स्वराज आपसे मांग रहे हैं, हम तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक कहाँ अटके पड़े हो भाई? उत्तरदायी सरकार के ऊपर अटके पड़े हो। तो इस अधिनियम की आलोचना इस प्रस्तावना से ही हो जाती है। तो सबसे पहले इस अधिनियम की आलोचना इसी वजह से हो जाती है, सबसे कड़ी आलोचना थी वो यही होती है, क्योंकि वो क्या कहते हैं भाई? उत्तरदायी सरकार कहते हैं। लेकिन भारतीय क्या मांग रहे थे भाई? भारतीय तो स्वशासन की मांग कर रहे थे। भारतीय किसकी मांग कर रहे थे भाई? स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। अब हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करने वाले थे, हम तो केवल और केवल अपने स्वराज की ही बात कर रहे थे। पहली आलोचना तो इसकी यही हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए और क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहला जो प्रावधान था, इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि जो भारत का बाद में संविधान बनता है, उस भारतीय संविधान का लगभग 55 से 60% जो हिस्सा है ना, वो इसी अधिनियम से लिया गया है। मतलब मेजर पोर्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। मेजर पोर्शन हमने यहीं से लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। सबसे पहले इसमें क्या किया गया? 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि संघात्मक शासन की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र के पास अलग पावर दे दी गई है, राज्यों के पास अलग पावर दे दी गई है। वहां पर शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको पूरी रूप से स्थापित कर दिया गया है। तो पहला हमारे पास पॉइंट हमारे पास होगा, भारत में संघात्मक व्यवस्था की, भारत में संघात्मक व्यवस्था की पूर्ण रूप से स्थापना हो चुकी है। यहाँ इस अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से स्थापना। संघात्मक व्यवस्था की स्थापना मतलब केंद्र के काम अलग होंगे, राज्य के काम अलग होंगे। और इस टाइम एक नई सूची भी जोड़ दी गई है जिसका नाम था समवर्ती सूची, जहां पर केंद्र भी काम कर सकती थी और राज्य भी काम कर सकती थी। मतलब कि संघात्मक व्यवस्था के अंदर क्या किया गया है, जो पूरे हमारे काम थे
उन कामों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला, केंद्र के काम, जिनको यदि मैं आज के टाइम में बोलूँ हम कहते हैं संघ सूची, तो एक संघ सूची तैयार की गई है। दूसरा, राज्य के काम, जहाँ पर राज्य सरकारें अपना काम करेगी उसे मैं बोलता हूँ राज्य सूची तैयार की गई है। और तीसरा, ऐसी सूची जहाँ पर राज्य तथा केंद्र दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उसे हमने क्या नाम दिया भाई, समवर्ती सूची। तो 3 तरह की सूचियां बना दी गई है, कामों को तीनों के अंदर बांट दिया गया है। जो संघ सूची है, जहां पर हमारे पास केंद्र काम करेगा या वायसराय की परिषद जो है वो काम करेगी, उसके अंदर 59 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 59 सब्जेक्ट। राज्य सूची के अंदर 54 सब्जेक्ट रखे गए हैं तथा समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय रखे गए हैं। बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा आज के टाइम में हमारे पास है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। और वो काम जो नए ही संघ सूची में लिखे गए हैं, नए ही राज्य सूची के अंदर लिखे गए हैं तथा नए ही समवर्ती सूची के अंदर लिखे गए हैं, ऐसे काम को बोला गया है अवशिष्ट विषय। क्या बोला गया है भाई, अवशिष्ट विषय। आज के टाइम में भी अवशिष्ट विषय है और उस टाइम भी उनको क्या बोला गया, अवशिष्ट विषय, या इनको बोला जाता है रेजिडुअरी पावर। अवशिष्ट विषय या रेजिडुअरी पावर। ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों में से किसी भी सूची के अंदर नहीं लिखे गए हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया। और अवशिष्ट विषय के ऊपर कानून बनाने की पावर जो थी वो किसको दी गई भाई, वायसराय को दी गई। किसको दी गई, वायसराय को दी गई। यदि वर्तमान में मैं बात करता हूं तो वर्तमान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की पावर जो है भारत की संसद के पास है, लेकिन उस टाइम किसको दी गई है भाई, ये पावर वायसराय को दी गई है। तो पहला काम जो इस अधिनियम से किया गया है वो किया गया है, भारत में संघात्मक व्यवस्था की पूर्ण रूप से स्थापना कर दी गई है। केंद्र के काम अलग कर दिए गए हैं, राज्य के काम अलग कर दिए गए हैं तथा कुछ ऐसे काम भी रखे गए हैं जहां पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा, अवशिष्ट विषय बना दिए गए हैं। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय हैं जिन पर ये तीनों सूचियां हमारे पास नहीं हैं, वो विषय जिनका नाम इन तीनों सूचियों में नहीं है उनको अवशिष्ट विषय कहा गया है। और अवशिष्ट विषय के ऊपर जो कानून बनाएगा वो कानून कौन बनाएगा भाई, वायसराय बनाएगा। तो पहला काम, महत्वपूर्ण काम ये किया गया है। दूसरा काम क्या किया गया है, दूसरा काम किया गया जो हमारे पास प्रांत थे, राज्य थे, उन राज्यों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई है। लिख लो क्या किया गया है भाई, प्रांतों के अंदर, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई है। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई है। मतलब कि प्रांतों की सरकार होगी वो काफी हद तक जनता के प्रति लायबल होगी, जिम्मेवार होगी। स्थापना की गई। और जिस टाइम प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है उसी टाइम प्रांतों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ स्वायत्ताएं दी गई है, जिन्हें बोला जाता है प्रांतीय स्वायत्ताएं। या मैं ये कह सकता हूं यहीं पर प्रांतों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है, साथ ही साथ प्रांतों को दी गई है कुछ न कुछ स्वायत्ताएं, कुछ न कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। और इनको क्या नाम दिया गया है भाई, प्रांतीय स्वायत्ताएं। तो प्रांतीय स्वायत्ताओं की शुरुआत कब होती है हमारे पास, 1935 के अधिनियम के तहत। हालांकि ये जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, ये स्वतंत्रताएं केवल 2 साल के लिए काम की थी, उसके बाद इन स्वतंत्रता को वापस ले लिया गया था। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है तथा प्रांतों को कुछ छूट दी गई हैं और उन्हें छूट को हमने क्या कहा है भाई, प्रांतीय स्वायत्ताएं कहा है। साथ ही साथ तीसरा काम क्या किया है भाई, फिर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अपना पेन अपने पास रखिए, कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आप इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा उठा सको और अपने एग्जाम के टाइम जब आपको टाइम मिले आप इन नोट्स का एक बार रिवीजन कर देना। आपके जो नंबर है ना वो अचानक से बूस्ट अप हो सकते हैं, ज़्यादा नंबर आपके आ सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों से। केवल वीडियो को देखकर अपना टाइम खराब मत करो, इससे अच्छा है कि आपके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो ताकि आप नंबर तो गेन करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम खराब करो। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम का सदुपयोग करने के लिए साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो ताकि उनका आप क्या कर सको भाई, रिवीजन भी कर सको। तो मैं मानता हूं कि आप रिवीजन कर रहे हो। और यदि आप इतने ढीठ हो चुके हो कि मेरे बार बार कहने के बाद भी आप यदि नोट्स नहीं बना रहे हो तो भाई आप स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, कम से कम कुछ न कुछ तो आपके पास रहे।
इतना मत सोचो कि आपका माइंड इतना काम करता है कि एक बार सुनने से आपको सब कुछ याद हो रहा है। एक बार सुनने से सब कुछ याद नहीं होता। दूसरा, आपको पहले से बहुत कुछ आता है। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले से जीरो हो, लेकिन अगर एक बात भी नई इस वीडियो के अंदर आपको पता चल रही है तो वो तो कम से कम आपको नोट्स के अंदर लिखनी ही चाहिए। चलो हम वापस आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। पहला काम हमने देखा संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा काम हमने देखा प्रांतों को स्वायत्ताएं दी गई है। जब प्रांतों को स्वायत्ताएं दी है तो प्रांतों के अंदर जो हमारे पास द्विवेद शासन व्यवस्था थी, कौन सा पॉइंट है भाई, जो भी पॉइंट है लगा लेना। प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था थी या दोहरा शासन, जो भी आप लिखना चाहो, उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। प्रांतों की द्विवेद शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। द्विवेद शासन व्यवस्था क्या थी, जो गवर्नर के काम थे उन कामों को दो भागों के अंदर बांटा था। पिछले एक्ट में ये किया था उन्होंने कि गवर्नर के काम को दो भागों में बांटा है। कुछ काम आरक्षित विषय हैं जो गवर्नर खुद करेगा या अपने कार्यकारी की सहायता से करेगा, तथा कुछ काम ऐसे हैं जो विधान परिषद जो थी उसकी सहायता से गवर्नर करेगा, या कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, उनकी सहायता से किए जाएंगे। उनको कहा गया था हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो अब जो है प्रांतों से द्विवेद शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया भी, खत्म कर दिया गया। प्रांतों में अब द्विवेद शासन व्यवस्था नहीं है, अब वहां पे एक उत्तरदायी सरकार है वो काम कर रही है। तीसरा, जब प्रांतों से खत्म किया गया है तो उसी टाइम प्रावधान कर दिया गया कि केंद्र के अंदर, केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया है भाई, शुरू कर दिया गया है। केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। वास्तविकता में तो ये था भी प्रावधान किया गया था कि हम केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था को शुरू करेंगे, रियल में कभी भी ये शुरू नहीं हुई थी। फिर भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है प्रांतों में खत्म कब की गई, प्रांतों में खत्म कर दी गई 1935 में, और केंद्र में शुरू कब की गई है, केंद्र में शुरू कर दी गई है 1935 में। अर्थात अब जो वायसराय के सब्जेक्ट है ना, वायसराय के कार्य हमारे पास दो तरह के होंगे। पहला कौन सा होगा, आरक्षित विषय होंगे, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा भाई, हस्तांतरित विषय होंगे। अब बार बार मैं लिखा हूँ आरक्षित कौन से हैं, हस्तांतरित कौन से हैं, तो मुझे लगता है भी टाइम वेस्टिंग होगा, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या काम किया गया है, उसके बाद एक काम और किया गया है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। इंपॉर्टेंट है भाई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। भाई जहां पर मैं प्रावधान लिखा रहा हूं ना, इसका मतलब है कि लागू नहीं हुए हैं, ठीक है ना, केवल प्रावधान ही किया गया है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं 1919 से पहले की बात करता हूं, 1919 से पहले की बात करता हूं, तो जितने भी एक्ट आए थे उनके अंदर देशी रियासतों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। देशी रियासतें हमारी अलग थी, और सारे के सारे एक्ट जो आ रहे थे ब्रिटिश इंडिया के लिए आ रहे थे, ये हमने अच्छे से जाना है। लेकिन 1919 का जो एक्ट आया था उसमें पहली बार देशी रियासतों के बारे में लिखा कि जितनी भी देशी रियासतें हैं ना, कम से कम वो सारी एक हो जाएं। उसको हमने क्या कहा, नरेंद्र मंडल। मतलब इंडिया को एक करने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश इंडिया तो एक है ही, देशी रियासतों को भी एक करने का प्रयास किया गया। मतलब इंडिया के दो पार्ट हैं, पहला ब्रिटिश इंडिया, उसको एक, वो तो एक है ही। देशी रियासतें जो बंटी हुई थी हमारे पास 565 के आसपास रियासतें बताई जाती है, उनको भी एक करने का प्रयास किया गया है। अब देशी रियासतें हमारे पास एक हो चुकी है, एक मंच हमारे पास वो बन चुके हैं, दूसरा हमारे पास क्या बन चुका है, ब्रिटिश इंडिया। अब जो हमारे पास 1935 का एक्ट आया है ना, 1935 के एक्ट के अंदर इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, देशी रियासतों को तथा ब्रिटिश इंडिया को। देशी रियासतें तथा ब्रिटिश इंडिया यदि जुड़ जाएंगी तो उसको कहा गया है अखिल भारतीय संघ। तो 1935 में एक स्टेप और आगे किया गया है कि देशी रियासतें तथा ब्रिटिश इंडिया जो है दोनों मिल जाएं और एक हमारे पास बन जाए, क्या बन जाए भाई, अखिल भारतीय संघ बन जाए। तो अखिल भारतीय संघ के अंदर कौन कौन होंगे हमारे पास, अखिल भारतीय संघ के अंदर एक तो हमारे पास होगा ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो भारत है जिसके ऊपर डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार है। दूसरा हमारे पास कौन सी थी भाई, देशी रियासतें। देशी रियासतें वे रियासतें जहां पर आज भी राजा महाराजाओं का अधिकार था। तो इन दोनों को मिला के एक संघ बनाने की बात की गई जिसको हम कहते हैं अखिल भारतीय संघ। लेकिन इसमें क्या थी,
कंपल्सन नहीं था कि आपको मिलना ही मिलना है। देशी रियासतें यदि इस संघ का हिस्सा बनना चाहती हैं तो बन सकती हैं, और यदि वो इस संघ से बाहर रहना चाहती है तो बाहर भी रह सकती है। मतलब कि देशी रियासतों का इस संघ के अंदर आना अनिवार्य नहीं था। देशी रियासतों का इस संघ के अंदर आना क्या था? ऐच्छिक विषय था। ऐच्छिक कैसे लिखेंगे भाई? ऑप्शनल था। हम पढ़ते हैं ना ऐच्छिक सब्जेक्ट और अनिवार्य सब्जेक्ट, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर था। चाहे तो देशी रियासतें संघ के अंदर आ सकती हैं और चाहे तो नहीं आ सकती। और जहां पर आपको पता है चाहे वाली बात आ जाती है ना कि आपकी इच्छा के ऊपर है, तो हम अपने आप तो काम नहीं करते थे। देशी रियासतें कभी अखिल भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी, एक भी देशी रियासत इसका हिस्सा नहीं बनी, इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना कभी नहीं हो पाई। फिर भी यदि मैं कहता हूं तो ये भारतीय एकीकरण की दिशा के अंदर, भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा के अंदर एक बहुत अच्छा कदम था। तो मैं कह सकता हूं यहां से हमारे पास क्या पड़ती है? भारत के राजनीतिक एकीकरण की नींव हमारे इंडिया के अंदर पड़ती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण की नींव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जितने भी लिखा रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं हो। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट काम क्या किया जाता है? भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। भाई जो 1935 का एक्ट था ना, ये आया तो 1935 में था, लागू 1937 में हुआ था। 2 साल लगे थे इसको लागू होने में। तो जब ये लागू होता है उसी टाइम भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस साल में होती है भाई? 1937 के अंदर होती है। और कहाँ पर होती है? संघीय न्यायालय की स्थापना हमारे पास होती है नई दिल्ली के अंदर। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है? नई दिल्ली के अंदर। संघीय न्यायालय या इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट की बात की जा रही है। दिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे पास कौन सा कोर्ट था भाई? फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय था। क्वेश्चन आता है ये संघीय न्यायालय जो है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय था? क्या ये एपेक्स न्यायालय था? संघीय न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जरूर था, लेकिन ये एपेक्स न्यायालय नहीं था, चोटी का न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संघीय न्यायालय जो भी फैसले सुनाता था, संघीय न्यायालय के फैसले की अपील की जा सकती थी। कहां पर की जा सकती थी? ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर उनका एक कोर्ट है जिसका नाम है प्रीवी काउंसिल। तो संघीय न्यायालय की अपील प्रीवी काउंसिल के अंदर की जा सकती थी। इसलिए संघीय न्यायालय हमारा भारत का सबसे बड़ा कोर्ट जरूर था, लेकिन ये सर्वोच्च कोर्ट, एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो आप नोट लगा के लिख सकते हो, यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया है कि फेडरल कोर्ट जो है ना, फेडरल कोर्ट हालांकि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, फेडरल कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय अवश्य था, सबसे बड़ा न्यायालय था, परंतु फिर भी यह एपेक्स कोर्ट नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। एपेक्स में चोटी का सबसे बड़ा एपेक्स कोर्ट नहीं था या सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी अपील की जा सकती थी। फेडरल कोर्ट के निर्णयों की अपील की जा सकती थी। और कहां पर की जा सकती थी इसकी अपील? इसकी अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल लंदन में। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास जो संघीय न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय था, एपेक्स न्यायालय था? नहीं, संघीय न्यायालय एपेक्स न्यायालय नहीं था। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जरूर था, कि भारत में अभी इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। भारत का ये सबसे बड़ा न्यायालय जरूर था, लेकिन ये एपेक्स न्यायालय नहीं था, ये चोटी का न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके मामलों की अपील की जा सकती थी। और पूछ लिया जाता है जो संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली के अंदर, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन आता है भाई, आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मैंने आपको बताया था 1774 में वहां पर कोर्ट बनता है और उसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे। मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गवेयर। मॉरिस
ग्वेर हमारे पास संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये हमारे पास प्रावधान किए गए हैं। प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, केंद्र के अंदर लागू कर दी गई है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है और अंत में क्या किया गया भाई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। संघीय न्यायालय को ही बाद में आज़ादी के बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है ना, भारत के संविधान लागू होने के दूसरे दिन में ही इसी को क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो आज हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। कोलकाता वाला सुप्रीम कोर्ट था, उसको बाद में हाई कोर्ट बना दिया गया था भाई। पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद मद्रास के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसके बाद बॉम्बे के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और बाद में उन सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का नाम दे दिया गया। और वो तीनों जो कोर्ट थे, वो हाई जितने भी कोर्ट हमारे पास इंडिया के अंदर थे, वो सभी इससे छोटे ही थे। फेडरल कोर्ट से सारे के सारे क्या थे, छोटे थे। और आज़ादी के बाद वो सभी हाई कोर्ट रह गए और ये फेडरल कोर्ट जो है इसको क्या बना दिया गया भाई, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। अगला काम क्या किया गया है, अगला काम किया गया है भारत के अंदर, कल मैंने आपको बताया था कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग की स्थापना की गई थी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, दोनों के लिए काम करता था, राज्यों के लिए भी अपॉइंटमेंट करता था और केंद्र के लिए भी अपॉइंटमेंट करता था। अब क्या किया गया है, राज्यों के लिए अलग लोक सेवा आयोग बना दिया गया है और केंद्र के लिए अलग लोक सेवा आयोग बना दिया गया है। जो केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग है उसका नाम रखा गया है संघीय लोक सेवा आयोग। क्या भाई, संघीय लोक सेवा आयोग। और यदि इंग्लिश में बात करता हूं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यदि शॉर्ट में फॉर्म में बात करूं तो ये था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके लिए होगा, ये केंद्र सरकार के लिए होगा। केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए अधिकारियों की क्या करेगा भाई, ये नियुक्ति करेगा। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के लिए। इसी तरह से हमारे पास क्या बनाया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग यदि बोलूं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आज हमारे पास क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC है। ये किसके लिए नियुक्ति करेगा भाई, ये केवल और केवल राज्य सरकार के लिए अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। एक हमारे पास संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी, वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए आयोग इसकी स्थापना करता था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास केवल एक ही हुआ करता था, बाद में हमारे पास 2 बन चुके हैं। केंद्र के लिए अलग बन चुका है, राज्य के लिए अलग बन चुका है। यदि इतिहास को मैं देखूं तो पहले हमारे पास बनाया गया था CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद इसको क्या बना दिया गया, FPSC, जो हम यहीं पढ़ रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाद में आज़ादी के बाद इसी को नाम चेंज करके क्या बना दिया था भाई, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। तो आज हमारे पास क्या है, UPSC है, आप अच्छे से जानते हो। तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो रहा है इस अधिनियम के अंदर। अब तक जो हमने देखा है सब कुछ हमारे लिए अच्छे ही पॉइंट हुए हैं, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे लिए बुरा हुआ हो। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद और भारतीय लोगों से डिस्कस करने के बाद इसको बनाया गया है, तो डेफिनेटली भारतीयों के लिए अच्छा होगा। था नहीं तो केवल एक था कि इसमें आज़ादी हमें नहीं मिली थी और हमारे लिए इसमें नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगला क्या किया गया है पॉइंट इसके अंदर, अगला इसमें एक बिंदु शामिल किया गया था जिसे कहते हैं निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। निर्देशों के उपकरण का इसमें प्रावधान किया गया था, निर्देशों के उपकरण। और यही निर्देशों के उपकरण जो है बाद में आज़ादी मिलने के बाद हम अपना संविधान बना रहे थे तब हमने इनको शामिल किया था भारतीय संविधान के अंदर। उसमें हमने लिखा था राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो नीति निदेशक तत्व थे वो यही हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं है। जो हमने मानते हैं कि आयरलैंड से लिए थे वही है हमारे पास। निर्देशों के उपकरण हमने 1935 के एक्ट के अंदर ही शामिल कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, इस टाइम हमने शुरुआत की थी RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
देखो वैसे तो बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की जाती है इस एक्ट के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल की स्थापना की जाती है, सीएजी पोस्ट की स्थापना की जाती है, बहुत सी स्थापना की जाती है। लेकिन आरबीआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल आरबीआई लिख लो, बाकी लिखने की हमारे पास जरूरत नहीं है। अब तक सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। वो ये कहते हैं जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है भाई, अंग्रेज है, कुत्ते की पूंछ है, सीधी तो हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो बहुत कुछ अच्छा किया, अब तक हमने देखा सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही अच्छा था, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्या कह दिया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको हम और विस्तार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा मुसलमानों के लिए 1909 के अंदर आई, उसके बाद 1919 के अंदर देखा हमने 4 लोगों के लिए और बढ़ा दी गई। किस किस के लिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिए। नंबर 1 बोलो, मैं क्यों बोलूँ, आप बोलो, ठीक है। 4 लोगों के लिए बढ़ाई गई थी। पहली जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए बढ़ा दी गई। दूसरा एंग्लो इंडियन जो थे उनके लिए बढ़ा दी गई। तीसरा जो यूरोपियन लोग इंडिया के अंदर रह रहे थे उनके लिए बढ़ा दी गई। और 5 लास्ट जो था हमारे पास, सिखों के लिए निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया गया था। इस बार औरों के लिए भी बढ़ा दिया गया। किस किस के लिए भाई, देखते हैं किस किस के लिए, लेकिन लिख लो पहले, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। और देखना ये अंग्रेज कितना नीचे तक जा सकते थे भारतीयों को बांटने के लिए। इन्होंने भाई दलितों को तो पहले से इन्होंने दे दिया था, हम जानते हैं ना, सांप्रदायिक पंचांट जो आया था वो दलितों के लिए ही आया था, आप जानते हैं, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया, पूना एक्ट जब हो गया था, पूना पैक्ट समझौता हो गया था, तो ये तो बात हमारे लिए नहीं थी। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली महिलाओं के लिए भी शामिल कर दी और साथ ही साथ मजदूरों के लिए भी शामिल कर दी कि मजदूर अपना नेता खुद चुनेंगे, महिलाएं अपना नेता खुद चुनेंगे। और दलित लोग जो हैं, हरिजन लोग जो थे उस टाइम की बात यदि मैं करता हूं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस शब्द को यूज करने से मना कर दिया है, अब हम वो शब्द यूज नहीं करते हैं, दलित शब्द यूज कर सकते हैं। तो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए तथा मजदूरों के लिए किसकी स्थापना कर दी गई है भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया है। तो ये हमारे पास मुख्य प्रावधान थे 1935 के अधिनियम के। फिर मैं कह रहा हूं मुख्य प्रावधान, इतना छोटा एक्ट नहीं था भाई हमारा। आज का जो हमारा संविधान है उसका 60% हिस्सा वहीं से लिया गया है, मतलब जितना आज का संविधान है ना उतना ही 1935 का अधिनियम था। लेकिन हमने केवल उन बातों की चर्चा की है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। तो इतना अच्छा अधिनियम आया है, उसके बावजूद भी इस अधिनियम की क्या हुई थी भाई, आलोचना हुई थी। आलोचना क्यों हुई थी? सबसे पहली आलोचना का रीजन तो मैंने आपको बता दिया था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन इस एक्ट की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहे, हम आपको क्या दे रहे हैं भाई, उत्तरदायी शासन दे रहे हैं। तो सबसे पहली जो आलोचना हुई थी वो इसकी प्रस्तावना की वजह से हुई थी। और आलोचना करने वाले हमारे पास थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए 2 शब्द हमें कहे थे, 2 स्टेटमेंट है उनके, बड़े फेमस स्टेटमेंट है भाई। पहला, उन्होंने 1935 के अधिनियम को कहा था दास्ता का अधिकार पत्र। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आलोचना, 1935 के अधिनियम की आलोचना किन किन लोगों ने की? सबसे पहले पंडित नेहरू। जहां जहां पंडित नेहरू लिखा है अपने आप समझ जाना हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। तो पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा, दास्ता का अधिकार पत्र। क्या कहा भाई, दास्ता का अधिकार पत्र। सीधा क्वेश्चन आता है, दास्ता का अधिकार पत्र किसे कहा गया? किसे कहा गया भाई? 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित नेहरू। क्यों कहा? क्योंकि ये उत्तरदायी शासन की बात करता था, स्वराज की बात नहीं करता था। पंडित नेहरू ने ही दूसरी बात कही, क्या कहा, यह जो अधिनियम है वो एक इंजन रहित गाड़ी है। पहली बात, इंजन रहित, बिना इंजन की गाड़ी है, और ऐसी गाड़ी है जिसमें जगह जगह पर ब्रेक लगे हुए हैं। लिख लो, उन्होंने क्या कहा भाई, 1935 का अधिनियम, नेहरू जी का स्टेटमेंट है ये भी, 1935 का अधिनियम एक इंजन रहित गाड़ी है, इंजन रहित गाड़ी है, बिना इंजन की गाड़ी है भाई, इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेकों ब्रेक लगे हुए हैं,
जिसमें अनेकों ब्रेक लगे हुए हैं। इंजन रहित गाड़ी, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इंजन रहित गाड़ी से उनका मतलब था कि ये स्वाधीनता की बात नहीं करता, स्वतंत्रता की बात नहीं करता। तो इंजन रहित का मतलब क्या है? इसमें स्वाधीनता की बात नहीं थी, स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं थी। और वो कहते हैं अनेक ब्रेक लगी हुई हैं। ब्रेक उन्होंने किस बात को कहा है? उन्होंने कहा है ब्रेक कि हम आपने यहाँ पर फेडरल कोर्ट बना दिया, लेकिन वो एपेक्स कोर्ट नहीं है। वो कहाँ पर है भाई? आपका प्रीवी काउंसिल को है। तो पहला उन्होंने कहा ब्रेक किसको कहा? फेडरल कोर्ट तो है, लेकिन फेडरल कोर्ट एपेक्स कोर्ट नहीं है, पहला ब्रेक। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने संघीय शासन व्यवस्था बना दी है, संघ सूची बना दी है, राज्य सूची बना दी है, संवर्ती सूची बना दी है, लेकिन जो अवशिष्ट विषय है वो तो आपने वायसराय को दे दिए। और अवशिष्ट विषय के अंदर वो होंगे जो अब तक नहीं है, बल्कि आपको चाहिए थे अवशिष्ट विषय जो है उसकी पावर आप किसको देते? जैसे आज के तरह हमने किसको दे रखी है? आज हमने पार्लियामेंट को दे रखी है। तो वो भी यही कह रहे थे कि आप अवशिष्ट विषय की पावर किसको देते भाई? पार्लियामेंट को देते। आप अपने पास क्यों रख रहे हो? तो इस तरह की उन्होंने इसके अंदर कई कमियां बताई थी, और इन्हीं वजह से उन्होंने क्या कहा? 1935 का अधिनियम क्या है? एक इंजन रहित गाड़ी है और उस गाड़ी में अनेकों ब्रेक लगे हुए हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आलोचना करने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? आलोचना करने वाला अगला व्यक्ति हमारे पास था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा 1935 का अधिनियम सड़ा गला अधिनियम है। सीधा ही कह दिया कि ये पूर्णतः सड़ा गला अधिनियम है और ये किसी भी तरह से लागू करने के लायक नहीं है। क्या कहा? यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा गला अधिनियम है, सड़ा गला अधिनियम है तथा लागू करने लायक नहीं है, लागू करने लायक नहीं है। यह अधिनियम पूर्णतः सड़ागला अधिनियम है तथा लागू करने लायक नहीं है। ये किसका कहना था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। एक हमारे पास संवैधानिक इतिहासकार हुए, संवैधानिक लेखक हैं जिनका नाम है के.वी. कीथ। के.वी. कीथ ने अपनी एक किताब लिखी है भाई। मैंने कहा ये संवैधानिक लेखक हैं, इन्होंने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। बहुत फेमस किताब है इनकी। इसी किताब को देख के ही हम पढ़ना सीखे हैं इतिहास को, संवैधानिक विकास को। तो क्या नाम है इसका? भारत का संवैधानिक इतिहास। अच्छी किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना जरूर। ये इनकी जो बुक है, इस बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा है इस एक्ट के बारे में? इन्होंने लिखा है कि 1935 के अधिनियम को देख के भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ मिल गया है, और अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही था जैसा यदि हम देखें फेडरल कोर्ट बना दिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था बना दी गई है, सीपीएससी एफपीएससी की स्थापना कर दी गई है, आरबीआई बना दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडेक्सेशन दे दिए गए हैं। तो लग रहा है सब कुछ तो हमें दे दिया, लेकिन फिर वही बात, उनको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं दिया। कि ये जानने से उनका क्या जा रहा है? राज तो आज भी उनका ही है। तो इन्होंने क्या कहा था? लिख लो कि 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया, उनके पास जो था वो का वो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास आलोचनाएं थी किसकी भाई? भारत शासन अधिनियम 1935। ये आलोचनाएं हमसे यदा कदा पूछी जाती रहती हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ 1937 के अंदर। 1937 में कुछ एक राज्यों के अंदर चुनाव भी हुए थे और वहाँ पर नई सरकारें भी बनी। उसके बाद आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 से लेकर 1945 तक क्या चलता है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और इसी के बीच क्या होता है? जो हमारे पास सुभाष चंद्र बोस थी वो जापान जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। और जिस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड उलझा हुआ था,
उसी टाइम वो क्या करते हैं, अपने जो ईस्ट भारत है वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर देते हैं। तो एक तो अंग्रेज वहां पर उलझे हुए थे, दूसरे अंग्रेज यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो हमारे पास आज़ाद हिंद फौज है उससे लड़ाई करने में उलझ गए। तो अंग्रेजों की हालत बहुत पतली होने लग गई थी। तो उस पतली हालत के बीच में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय सिपाही उनका और ज़्यादा गहराई से क्या दे, मदद दे, या वो ये चाहते थे कम से कम इंडिया के अंदर जो रिवोल्यूशन जो है ना, हमारे खिलाफ विद्रोह जो हो रहे हैं वो हमारे खिलाफ नहीं हो, ताकि हम युद्ध के ऊपर एक बार क्या कर सकें, फोकस कर सके। इसलिए अगस्त 1940 के अंदर वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई, 1935 के अधिनियम के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था भाई, अगस्त जैसे है तो अगस्त में ही आया होगा डेफिनेटली। अगस्त 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आते हैं, ये लेके आते हैं लिलिथगो, लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो जो है उनके टाइम में ये प्रस्ताव आता है जिसका नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव में क्या है, बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे इसकी, केवल हम ये देखते हैं एक बात के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि पहली बार अंग्रेजों ने ऐसा माना है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। पहली बार क्वेश्चन आता है सीधा कि अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान खुद लिखेंगे या भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। पहली बार कब स्वीकार किया है भाई, 1940 के अंदर। तो लिख लो, अंग्रेजों ने पहली बार, केवल एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए, अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारत के लिए खुद की क्या होगी भाई, संविधान सभा होगी। संविधान सभा एक ऐसी संस्था जो संविधान का क्या करेगी भाई, निर्माण करेगी। तो अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीयों के लिए क्या होगी भाई, एक संविधान सभा होगी। इसके बदले में अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज वही चाहते थे कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता करो। भाई हमारे सैनिक तो वहां गए हुए थे, ठीक है ना, वहां पब्लिक से भी चाहते थे सहायता की जाए। दूसरा वो चाहते थे कि यहाँ पर जो आज़ादी की गतिविधियां हो रही है, स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां हो रही हैं, वो कुछ टाइम के लिए रोक दी जाए। इसलिए वो क्या लेके आए थे भाई, अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने क्या किया भाई, विरोध किया। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब आप कहोगे अच्छी बात तो थी भाई, यदि उन्होंने कह दिया है कि आपके लिए आपका संविधान होगा, आप अपना संविधान खुद लिखोगे, इसका मतलब ये भी श्योर है कि आज़ादी अब दूर नहीं है। यदि हम अपना संविधान लिखेंगे तो आज़ाद तो होंगे डेफिनेटली, है ना। तो ये तो श्योर था कि आज़ादी अब दूर नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने इसका क्या किया है भाई, अस्वीकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने अस्वीकार क्यों किया, इसका एक रीजन था। उन्होंने क्या कहा, भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन उन्होंने क्या एक शब्द लिखा था कि इस संविधान सभा के अंदर, क्या कहा था उन्होंने, इस संविधान सभा के अंदर अधिकांश लोग भारतीय होंगे, अधिकांश लोग भारतीय होंगे। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है, उन्होंने सही लिखा है। इसमें विरोध करने वाली या अस्वीकार करने वाली बात क्या थी, यही जो अधिकांश शब्द लिखा हुआ है ना, यही शब्द भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, यही शब्द हमें कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने कहा कि आप कहते हो इसमें अधिकांश लोग भारतीय होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ अंग्रेज अवश्य होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अधिकांश लोग भारतीय होंगे। इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ अंग्रेज होंगे। लेकिन यदि हम बात करें तो हम तो चाहते हैं कि हमारे संविधान जब हम बना रहे हों उसके अंदर बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर कि एक भी अंग्रेज हमें हमारी संविधान सभा के अंदर नहीं चाहिए, इस बात को लेकर क्या किया गया, कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया भाई, अस्वीकार कर दिया गया। जब कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो फिर हमारे पास 1942 के अंदर, मार्च 1942 के अंदर, 24 मार्च 1942 का टाइम था, एक और प्रस्ताव आता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भाई, ये आया था मार्च, 24 मार्च का दिन था भाई 1942। मार्च 1942 में आता है
अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? लिलिथ गो लेके आए थे। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है, ये जो नाम लिखा हुआ है क्रिप्स, ये उन्हीं खुद का ही नाम है। तो उस व्यक्ति का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भाई? सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, ये क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए थे। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या लेके आते हैं भाई? क्रिप्स प्रस्ताव लेके आते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा? क्रिप्स प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान सभा के अंदर 100% भारतीय होंगे। हमें ऐतराज किस बात से था? ऐतराज इस बात से था कि अधिकांश लोग भारतीय होंगे। हम अधिकांश भारतीय नहीं चाहते थे, हम क्या चाहते थे? सारे के सारे भारतीय होंगे। उस बात को यहाँ पर इन्होंने मान लिया। इन्होंने क्या मान लिया? कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन होगा। क्या कहा उन्होंने? भारतीयों के लिए क्या होगा भाई? संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का क्या होगा भाई? गठन होगा। और इस विधान सभा के अंदर 100% लोग जो हैं, 100% लोग कौन होंगे भाई? भारतीय होंगे। मतलब कि जिस बात से हमें क्या था? ऑब्जेक्शन था, वो बात हमारी मान ली गई है कि अब संविधान सभा के अंदर एक भी अंग्रेज नहीं होगा। उसके बावजूद भी क्या है भाई? भारतीयों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब आप कहोगे सर अब इसको अस्वीकार क्यों किया गया? भी पहले अस्वीकार किया उसका तो हमें समझ आता है, लेकिन अब अस्वीकार क्यों किया? इसको भी भारतीयों ने क्या कर दिया भाई? भारतीयों द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब इसका मतलब रीजन समझना कि ये अस्वीकार क्यों किया गया। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, इसमें 100% क्या होंगे? भारतीय होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत आगे थी। ये कह रहे थे हम संविधान सभा का गठन करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। अभी तो भाई बात कर रहे हैं कब की? 1942 की। और हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था? 1945 के अंदर। भाई युद्ध शुरू हुए अभी 2 साल हुए हैं ना, 42 की बात करें तो युद्ध शुरू हुए अभी 2 साल हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि युद्ध कब खत्म होगा। और वो विश्व युद्ध है भाई, छोटा मोटा युद्ध तो है नहीं। 2 कंट्री के बीच युद्ध नहीं था, खत्म हो जाता। लगभग पूरी दुनिया इस युद्ध के अंदर उलझी हुई थी। इतना बड़ा युद्ध कब खत्म होगा हम जानते भी नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हम ये भी नहीं जानते ना कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। जरूरी तो नहीं कि आप जीतने वाले पक्ष की तरफ से होंगे, हो सकता है आप हारने वाले पक्ष की तरफ हो सकता है कि आपके ऊपर खुद के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का अधिकार हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर आप वादा पूरा कैसे करोगे? तो भारतीयों का यही कहना था कि यदि आप संविधान सभा का गठन करना चाहते हो तो अभी के अभी गठन करो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें जरूरत नहीं है। तो भारतीयों द्वारा इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था? कारण केवल एक था कि इन्होंने कहा जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपके लिए संविधान सभा का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे। कारण लिख लो कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा भारत के लिए संविधान सभा का क्या कर दिया जाएगा भाई? गठन कर दिया जाएगा। और हमें क्या था? इसी बात से ऐतराज था, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने का इंतजार हम क्यों करें। इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया और इसकी भी क्या की गई भाई? आलोचना की गई। और इसकी आलोचना के अंदर 2 लोगों के कथन हमारे पास बहुत फेमस आते हैं। पहला हमारे पास शब्द आता है महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना करते हुए क्या कहा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि जो क्रिप्स मिशन है वो दिवालिया घोषित हो चुके बैंक का पूर्व तिथि का चेक है। किसका भाई? दिवालिया हो चुके बैंक का पूर्व तिथि का चेक। या कई जगह लिखा हुआ आता है लड़खड़ाते हुए बैंक का पूर्व तिथि का चेक। यदि इंग्लिश में बात करूं तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ द इंसॉल्वेंट बैंक। दिवालिया घोषित हो चुके बैंक का पूर्व तिथि का चेक। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से आपकी हालत ऐसे हो चुकी है, आप इतने कमजोर हो चुके हो जैसे कि आप दिवालिया हो चुके हो। और उसके बाद भी आप क्या कहते हो कि हम तो आपको पे करेंगे, बाद में करेंगे, आज पे हम नहीं करना चाहते। तो दिवालिया घोषित हो चुके बैंक का पूर्व तिथि का चेक, ये किसने कहा था भाई? गांधी जी ने कहा था। और दूसरा हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट आता है हमारे पास पंडित नेहरू का।
पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भाई जो क्रिप्स थे ना, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, उसके दोस्त थे, उसके क्लासमेट रह चुके थे। माउंटबेटन के भी क्लासमेट रह चुके हैं, जिन्ना के भी क्लासमेट रह चुके हैं, आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा। तो ये क्रिप्स के क्या थे, दोस्त थे। तो पंडित नेहरू क्या कहते हैं, हालांकि क्रिप्स मेरा दोस्त है, फिर भी मेरा मित्र क्रिप्स जो है शैतान का वकील बनकर आया है। क्या कहते हैं ये कहते हैं मेरा मित्र क्रिप्स, मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने किसे कहा दिवालिया घोषित हुए बैंक का चेक, किसे कहा, क्रिप्स मिशन को कहा, ठीक है, ये किसने कहा, गांधी जी ने कहा। और नेहरू जी ने क्या कहा भाई, मेरा मित्र क्रिप्स जो है वो क्या बन के आया है भाई, शैतान का वकील बन के आया है। ये हमारे पास था 1900, क्रिप्स मिशन कब आया था भाई, 1942 के अंदर। उसके बाद हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ हम बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 1945 के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ध्यान से देखना, अब आगे की जो परिस्थितियां हैं वो भारतीयों के लिए अनुकूल बनती जाएगी। 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और इस टाइम क्या हो चुका है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी है। अब जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे भारतीयों के लिए अनुकूल बनती चली जाएंगी और हम आज़ादी के जो बहुत दूर नहीं है, अब आज़ादी 45 के हम 2 साल बाद तो आज़ाद हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि जिन जिन देशों के पास उपनिवेश है उन सभी को चाहिए कि वो अपने उपनिवेशों को क्या कर दे भाई, आज़ाद कर दे। तो यूएनओ क्या कहता है, यूएनओ कहता है कि जिन जिन राष्ट्रों के पास, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, लिखना चाहो तो लिख लो, जिन जिन राष्ट्रों के पास क्या है, उपनिवेश हैं। उपनिवेश जैसे हम क्या थे भी, अंग्रेजों के उपनिवेश थे। जिन जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश है वो उनको क्या कर दे, फ्री कर दे, आज़ाद कर दे। मतलब अब कोई किसी को उपनिवेश बना के नहीं रखेगा। इसलिए अंग्रेजों की मजबूरी होगी भारत को आज़ाद करना, पहली बात ये। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के अंदर क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं और उन आम चुनावों के अंदर जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल जो थे, वो हार जाते हैं। विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल भारतीयों के खिलाफ हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल जो थे ना, ये भारतीयों के खिलाफ थे। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम यही प्राइम मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, मेरे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भारत के अंदर आज़ादी का सूर्योदय कभी नहीं हो सकता। मतलब ये कहते थे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भारत कभी आज़ाद नहीं हो सकता। विंस्टन चर्चिल का कथन था, क्या था, मेरे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भारत में आज़ादी का सूर्योदय कभी नहीं हो सकता। ये किसका कहना था, विंस्टन चर्चिल का कहना था। लेकिन जो 1945 में चुनाव होते हैं, इंग्लैंड में जो चुनाव होते हैं, विंस्टन चर्चिल क्या जाते हैं, हार जाते हैं और वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन भाई, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है, इनके कांग्रेस के साथ अच्छे रिलेशन थे, मधुर संबंध थे और ये भारतीयों के पक्षधर थे। क्लेमेंट एटली क्या कहते थे, जिस देश के बेटों ने दूसरे देश के लिए युद्ध के अंदर 2-2 बार अपनी कुर्बानियां दी हो, उस देश के लोगों को आज़ाद होने का अधिकार है। मतलब क्लेमेंट एटली ने कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारे लिए आप लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर आप हमारे लिए लड़े, तो कम से कम आपको इतना अधिकार तो है कि हम आपको आज़ाद करें। तो क्लेमेंट एटली हमारे लिए आज़ादी के पक्षधर थे। परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल बनती गई, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज कमजोर हो गए हैं, पहली बात वो। दूसरा क्या है भाई, आज़ाद, यूएनओ ने कह दिया सभी को आज़ाद करो। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर अब ऐसा बन गया है जो भारत को आज़ाद करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर बनते ही
1945 के लास्ट में तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत के अंदर भेजते हैं और वो कहते हैं कि भारत के अंदर जाके आप उनकी संविधान सभा का प्रारूप तैयार कर दो, संविधान सभा का गठन कर दो, ताकि वो अपना संविधान बना सके और जैसे ही उनका संविधान पूरा होगा हमको क्या कर देंगे भाई, आजाद कर देंगे। वो अपने 3 कैबिनेट मंत्री भेजते हैं, इसलिए उस मिशन का नाम क्या रखा जाता है, उस मिशन का नाम रखा जाता है कैबिनेट मिशन। कब आया था भाई, 1940 के अंदर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1940 के अंदर भारत आता है। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लैंड सरकार थी उसके 3 कैबिनेट मंत्री ही थे, इसलिए कैबिनेट मिशन रखा गया। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें क्या कौन थे भाई, बिसेंट, जो क्लेमेंट एटली की सरकार थी उसकी क्लेमेंट एटली की सरकार के या इंग्लैंड की सरकार के क्या थे, 3 कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री थे इसमें, और कोई नहीं था, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। अब ये 3 मंत्री कौन कौन थे, पहला तो इसमें था अध्यक्ष, और इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। नाम याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके थे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा इसके अंदर कौन था, A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे इसके अंदर वही थे जो क्रिप्स, हमारे पास क्रिप्स मिशन लेके आए थे, वही हमारे पास थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग इंडिया के अंदर आते हैं और ये तीनों इंडिया के अंदर आके क्या करते हैं भाई, भारत के लिए क्या काम करते हैं, भारत के लिए संविधान सभा का गठन करते हैं, संविधान सभा का गठन करते हैं, ये लिखा हुआ आ सकता है, या संविधान सभा का प्रारूप तैयार करते हैं, एक ही बात है। कैबिनेट मिशन जो है इसका भारतीयों ने खुले दिल से स्वागत किया। मैं जब भारतीयों की बात कर रहा हूं तो केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया, कांग्रेस के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, स्वागत किया गया, क्योंकि जो जो बात हम चाहते थी वो सब बात हो रही थी। इसके अंदर 100% इंडियन हो गए, वो भी थे इसके अंदर 100% इंडियन होंगे। इसके अंदर हाथों हाथ हमारे लिए सभा का गठन किया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि बाद की डेट दी जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने तो इसका क्या किया है भाई, स्वागत किया है। लेकिन मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया है भाई, विरोध किया है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का स्वागत नहीं किया, क्या किया भी, इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि तब तक देखो 1940 की बात हो चुकी है, 1940 तक आते आते पाकिस्तान की मांग बहुत तेजी से उठने लगी थी, पाकिस्तान के निर्माण की मांग। लेकिन जो कैबिनेट मिशन है वो केवल हमारे लिए एक ही संविधान सभा की बात कर रहा था, मतलब केवल हिंदुस्तान की संविधान सभा, केवल भारत की संविधान सभा, मतलब केवल एक देश। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि हिंदुस्तान के लिए अलग संविधान सभा बने, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बने, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया भाई, विरोध किया। ये हमारा था कैबिनेट मिशन। इसको डिटेल के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम संविधान सभा कर रहे होंगे, कल की क्लास में संविधान सभा हम करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि इन्होंने संविधान सभा कैसे बनाई, कैसे नहीं बनाई, क्या किया, क्या नहीं किया, कौन लोग थे, क्या प्रोसेस था संविधान सभा को बनाने था, पूरा हम कल की डेट में पढ़ेंगे, आज हम नहीं पढ़ने वाले। लेकिन संविधान सभा पढ़ने से पहले एक हम अधिनियम पढ़ेंगे, 1947 का अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी मिली। छोटा सा अधिनियम है, वो पढ़ने के बाद हम सीधे आ जाएंगे संविधान सभा के ऊपर और हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। वो कल की क्लास के अंदर होगा। आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके बाद हमने पढ़ा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का, और लास्ट में हमने पढ़ा 1946 का कैबिनेट मिशन। अब हमारा संवैधानिक इतिहास कंप्लीट होता जा रहा है और कल से हमारी शुरू हो जाएगी संविधान सभा। हम देखेंगे हमने हमारा संविधान कैसे बनाया था। यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इंडियन पॉलिटी की अच्छी क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।